हे बच्चा लोग, वेलकम बैक टू एडुग्रोन क्लास 10th। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हमने स्टार्ट किया था टर्म 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपका एग्जाम आने ही वाला है, बोर्ड एग्जाम फॉर टर्म 2, ठीक है, जिसमें यूनिट 3 में जो चीजें आ रही हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से मैंने पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के नाम से आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में यूनिट नंबर 4, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा ना, आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। यार लिखना आपको है तो इंग्लिश थोड़ी अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यार जान रहे हो अच्छा नंबर चाहिए तो लिखना तो पड़ेगा, है ना। इंग्लिश खराब है तो यार इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में आपकी बैंड बच जाएगी। अदरवाइज अगर इंग्लिश ठीक है तो, क्योंकि मैं आपको हिंदी में चीजें समझा रहा हूं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इसका नोट्स भी वहां पे मिल जाएगा। नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूं, बट रट के कितना ही लिख पाओगे, जाहिर सी बात है ना। तो इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी कर लो। जो चीजें मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जो टॉपिक मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, उसको कम से कम आप इंग्लिश में कम से कम एक पेज तो लिख पाओ ना यार, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं और चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, हमारा सपोर्ट करो यार, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले रखा है और वो पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे और कोई नहीं तो वीडियो नहीं बनाया है, मैं ही अकेला हूं जो बना रहा हूं और ये लिख के दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इतना डिटेल में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो टर्म 2 में सिलेबस क्या आ रहा है सर? तो देखो बच्चा लोग, टर्म 2 में जो सिलेबस आ रहा है, सबसे पहले यूनिट नंबर 3 आ रहा है, यूटिलिटी सर्विस ऑफ बैंक। टेढ़ा चल रहा है, यूटिलिटी सर्विस ऑफ बैंक, ठीक है, जिसमें 3.3 और 3.4 इंटरनेट बैंकिंग, सेफ डिपॉजिट लॉकर पढ़ाना था, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। और 3-4 दिन बाद मैं आपको जनरल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बताओ कितनी जल्दी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो बच्चा लोग, हम लोग आज डिस्कस करने हैं लाइफ इंश्योरेंस का। पहले तो मतलब क्या होता है, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल कवर फॉर कंटिजेंसी और रिस्क लिंक्ड विथ ह्यूमन लाइफ, सच एज लॉस ऑफ लाइफ बाय डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। अब ये बहुत महाभारत लिखा है, नोट्स दे दूंगा, आराम से छाप लेना, डायरेक्ट मैं समझाता हूं आपको हिंदी में, ठीक है। देखो लाइफ इंश्योरेंस क्या है बच्चा लोग, यार आपकी ह्यूमन लाइफ है, बीमार पड़ेगा, कभी टपक भी सकते हो, ठुक ठाक गए, एक्सीडेंट हो गया तो चल बसोगे, पीछे फैमिली छोड़ जाओगे। अगर घर के अकेले वारिस हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को कौन संभालेगा, है ना। इस केस में लाइफ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा यार सिस्टम है, जो बैंक्स के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी ले रखे हो, ठीक है, और इस पॉलिसी के दौरान अगर आपकी कोई डेथ हो जाती है, तो आपका जो पैसा है वो पैसा किसको मिलेगा? आपकी फैमिली को मिलेगा, ताकि वो कुछ दिन तक तो स्टेबल अपने आप को कर पाए, ठीक है। तो यही है भैया हमारा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर अचानक से एक्सीडेंट होकर डिसेबल हो जाते हो, ऐसा कुछ होता है, तो आपके फैमिली को तुरंत रोड पे तो नहीं ले आएगी, कम से कम इनको इतना तो स्टेबल कर देगी, इतने पैसे तो उनके 5-6-10 लाख तो इतने तो मिल जाएंगे, वो कम से कम एक छोटा सा दुकान डाल के अपना कमाई धंधा कर पाए, है ना। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियली ये एक स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्हेन ह्यूमन लाइफ इज लॉस्ट or a person is disabled permanently or temporarily, there is a loss of income to the entire household. अगर आप अपने घर के अकेला इकलौता कमाने वाले हो और आपके साथ अगर आपका डेथ हो जाता है, या परमानेंट डिसेबल हो जाते हो, या टेम्पोररी डिसेबल हो जाते हो, तो उस दौरान आपके घर को कौन चलाएगा, कहां से पैसा आएगा, है ना। Now, life insurance policies provide compensation for such loss by providing for payment of definite amount of money to be paid by the insurer in the event the insured dies or is disabled permanently/temporarily during the term of policy. तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी ले रखा है, तो आप हर मंथ आप एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक को दे रहे होंगे,
ठीक है, और दे रहे हो। उसके बाद इस दौरान अगर आपकी कोई अचानक से डेथ, आप फॉर एग्जांपल हर पॉलिसी की एक अमाउंट होती है। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं, आपने एक कोई पॉलिसी ले रखा है, आप मान लो अभी कितने साल के हो, आपकी एज है, मान लेते हैं आपकी एज अभी 30 साल है, आपने कोई पॉलिसी ले रखा है, कितने साल का पॉलिसी ले रखा है, मान लो 10 साल की पॉलिसी, आपने एक पॉलिसी ले रखा है जो 10 साल का है, ठीक है, 10 साल का। तो ये मैच्योरिटी पीरियड क्या हो जाएगी आपकी, 30 साल के आप हो, 10 साल की पॉलिसी लियो, 30 10 40 पीरियड, 40 साल हो गया। तो 30 से लेके 40 साल के बीच में हर मंथ आप एक छोटा सा अमाउंट पेड कर रहे होंगे बैंक को, ठीक है, अगर आपने पॉलिसी ले रखे हो तो। इस दौरान, और पॉलिसी कितने, 10 ईयर की पॉलिसी ले रखे हो, मान लो 5 लाख का पॉलिसी ले रखे हो, 5 लाख रुपए, ठीक है, और इस दौरान अगर आपकी डेथ हो जाती है, इस दौरान अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो ये 5 लाख पूरा का पूरा पैसा आपको बैंक वाला देगा, है ना। अब भले मान लो आपने मैच्योरिटी स्टार्ट किया, आपने हर महीने आप 500 रुपए का जमा कर रहे हो, आपने 4 महीने जमा किया, यानी लगभग 2000 रुपए के आसपास आपने जमा किया। अभी 10 साल का प्लान है, बट आपने 4 महीने प्लान लेने के 4 महीने 500 रुपए जमा किए, 2000 रुपए इकट्ठा हुआ और अचानक से एक्सीडेंट हुआ और आप टपक गए से, तो बैंक आपको पूरा का पूरा 5 लाख रुपए वापस करेगी। क्यों? क्योंकि यार अगर आप नहीं मरे तो जो आप 500 रुपए हर महीना जमा कर रहे हो, 10 साल तक जमा करोगे, 5 लाख के आसपास आपका इकट्ठा होगा विद बोनस वगैरह। और अगर आप नहीं मरते हो तो ये पूरा का पूरा पैसा जो आप जमा कर रहे हो हर मंथ, ये कहां चला गया? ये पैसा फिर आपको नहीं मिलेगा अगर नहीं मरते हो तो। ये पैसा किसको मिल जाएगा? ये पैसा बैंक आराम करेगा, है ना। इसीलिए आपने पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेने के 10 दिन बाद भी अगर आप टपकते हो तो आपका जो पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट है वो तो आपको बैंक देगी ही देगी, क्योंकि अगर नहीं मरोगे तो पूरा पैसा बैंक तो रख ले रही है ना, तो भाई फंडा तो बनता है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, देयर आर वेरियस वे ऑफ डेफिनाइट लाइफ इंश्योरेंस, सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर एज फॉलो। बहुत सारे अलग अलग लोग लाइफ इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ फेमस लाइफ इंश्योरेंस के डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। नंबर 1 देखो, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन द डेथ ऑफ पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ द ड्यू पेमेंट ऑफ अ सर्टेन एन्युइटी ऑफ हिज लाइफ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ? आप ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके बैंक के साथ, या जो भी आप जिस कंपनी से आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है उसके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस दौरान आपके पॉलिसी पीरियड के दौरान आप जो भी पेमेंट पेड करते हो, और इस पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर आपका कोई डेथ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो कंपनी आपको एक कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, जिससे आप अपना फैमिली जो पीछे छोड़ गए उन फैमिली को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल पाए, ठीक है। पहला ये डेफिनेशन कह रहा है। अगला कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय अ पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा है, लाइक मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, इंश्योरर कहा जाता है, एग्री फॉर द कंसिडरेशन दैट इज पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी और पीरियोडिकल पेमेंट कॉल्ड द प्रीमियम टू पे टू अनदर, जिसको आप पे कर रहे हो उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं। आई स्टेटेड सम ऑफ मनी ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन लाइफ। आप इसका इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप इंश्योरर हो, आप इंश्योरेंस ले रहे हो और सामने वाला इंश्योर्ड है जो आपको इंश्योरेंस दिलवा रहा है ना, लाइक बैंक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप हर महीने एक अमाउंट दे रहे हो जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के टर्म में प्रीमियम कहते हैं। आप हर मंथ एक प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है, और जो भी प्रीमियम आप भर रहे हो उसका वो प्लस होता जा रहा है। और इस दौरान अगर कुछ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो सामने वाला आपको पूरा का पूरा हेल्प करेगा, ठीक है। आपके जो भी मैच्योरिटी पीरियड होंगे उसमें जो भी आपके अमाउंट बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये भी लाइन कह रहा है, पढ़ लेना, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि एकदम एक एक लाइन पढ़ के समझाऊं मैं, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, जल्द से जल्द खत्म करना है, ठीक है। ये कुछ लाइफ इंश्योरेंस के 3 डेफिनेशन है, और तीनों डेफिनेशन को बच्चा लोग अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो यार लाइफ को पैसे से तौला जा रहा है। क्या हो रहा है? हम ह्यूमन लाइफ को रुपीस, पैसे से तौला जा रहा है। क्या ये सही चीज है? क्या एक ह्यूमन लाइफ को पैसे से तौला जा सकता है? क्या आप पैसे से वेटेज कर सकते हो क्या? जी नहीं, आप किसी भी ह्यूमन लाइफ को पैसे से नहीं तोल सकते हो। तो फिर ये लाइफ इंश्योरेंस जो शब्द बना है ये तो एकदम गलत है। हाँ, अगर आप इस सेंस में सोच रहे हो कि कैसे मेरे ह्यूमन लाइफ कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता बच्चा, ठीक है, आप कैसे इसको पैसे से तौल ले रहे हो,
है ना, उस केस में सोचे तो हाँ दैट इज रॉन्ग। बट यार कुछ नहीं से भला क्या होता है, कुछ मिल जाए। अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस जैसी कोई चीज नहीं होती और अचानक से आप डेथ हो जाते, आपके पीछे आपकी फैमिली भूखे मर जाती, तो इससे अच्छा तो यह है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजों में अगर इन्वॉल्व हो और अचानक से आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को कुछ दिन तक, मानता हूं आपका डेथ, उनको जो पैसा मिलेगा उस पैसे से आपका डेथ आपको कम नहीं हो जाएगा। इतना पैसा एक माँ या एक बाप समझता है कि अगर आप उनका बेटा टपकता है उसके बदले आप उसको पैसे देते हो। सॉरी मैं टपकना जैसा वर्ड यूज कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बट जस्ट फ्लो में है ये चीज, बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है। एक माँ एक पापा ये समझ सकते हैं कि यार उनका बेटा डेथ होता है, उनके बदले बैंक उनको पैसा दे, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ भी दे दोगे ना, 2 करोड़ भी दे दोगे ना, तो उस माँ बाप के लिए वो बच्चा की कीमत उतनी नहीं होती नहीं है कीमत, ठीक है। बट फाइनेंशियली थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिलता है ना यार, अगर आपने इस लाइफ इंश्योरेंस में इन्वॉल्व हो तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना, ठीक है, वो गम को तो कम नहीं कर पाएगा, लेकिन आजकल लाइफ में यार इमोशंस मैटर नहीं करता। आजकल दुनिया में पैसा है ना आपके पास तो आप जी पाओगे, भले कोई कितना भी कह ले, भाई आजकल पैसा रिक्वायर्ड है, पैसा है तभी आप सरवाइव कर पाओगे इस दुनिया में, आजकल की जो जालिम दुनिया चल रही है, ठीक है। तो जरूरी है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशंस द एसेंशियल फीचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैन बी समड अप एज अंडर। कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, जरा पढ़िए। इट इज कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ से रिलेट करते हुए ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया आप मरोगे तो आपके बदले हम आपको पैसा देंगे। देयर नीड नॉट बी एक्सप्रेस प्रोविजन दैट पेमेंट इज ड्यू ऑन द डेथ ऑफ पर्सन, ठीक है। आपका कोई भी प्रोविजन पीरियड नहीं होता कि भाई आप इतने दिन के अंदर मरोगे तो ही पैसा देंगे, उसे नहीं देंगे। भाई अगर आपने एक पॉलिसी ले रखा है, उस पॉलिसी के अंडर आ रहे हो, तो भैया आपको डेथ होता है कभी भी, 4 दिन बाद हो जाए पॉलिसी लेने के या 10 साल बाद हो, भैया पेमेंट तो आपको मिलेगा, ठीक है। मनी कॉल्ड प्रीमियम हैज टू बी पेड इन एडवांस बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, ठीक है। आपको एक प्रीमियम अमाउंट हर महीने, या आप जैसा भी पॉलिसी लिए होंगे, कुछ पॉलिसीज हर महीने आपको पेड करनी पड़ती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है हर 3 महीने पे पेड करनी होती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जिसमें साल में एक बार पे करना पड़ता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ लंप सम मनी। आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको चीजें लिखी रहती है कि आपको कितना मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, कितना फाइनल अमाउंट, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। द अमाउंट इज पेड एट द एक्सपायरेशन ऑफ अ सर्टेन पीरियड और ऑन डेथ ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये जो पेमेंट आपको मिलेगा, जो प्रीमियम आप दे रहे हो, या तो आपका डेथ होगा तब मिलेगा, या फिर आपने अगर उस पॉलिसी की मैच्योरिटी टाइम कवर कर लिया है तब मिलेगा। हर पॉलिसी में ऐसा नहीं होता, हर पॉलिसी, कुछ पॉलिसी रहती है तो डेथ होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं पॉलिसीज जिसमें डेथ हुआ तो ठीक, अगर बच गए तो मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट, जैसे आपने पॉलिसी जो ले रखा 10 साल का ले रखा है, तो 10 साल के बीच में नहीं मरे तो 10 साल आपने कंप्लीट तो किया, 10 साल पैसे आप भरे, तो 10 साल के बाद आपको कंपनी कुछ बेनिफिट, कुछ पैसे, अच्छा बोनस वगैरह प्रोवाइड करती है। वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी आता है। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन प्लान, इट इज ऑल्सो फॉर सेविंग प्लान, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, फ्यूचर में पैसा अच्छा डबल होके मिलेगा, ठीक है। ये भी है। अब आगे बात करते हैं क्या एडवांटेजेस है लाइफ इंश्योरेंस लेने का। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले रिस्क कवर करता है ना। आपको रिस्क, अगर आपको साथ कभी डेथ हो जाता है या परमानेंटली एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट होता है तो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो या टेम्पोररी डिसेबल हो जाते हो, तो इस रिस्क से बचने के लिए आपको, मतलब बच तो नहीं पाओगे, ये रिस्क से बच तो नहीं पाओगे। आप पुल पे कार लेके जा रहे हो, चांस है कि एक्सीडेंट हो सकता है आप बच जाओ, है ना। तो अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है या अचानक से डेथ हो जाती है, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो या टेम्पोररी डिसेबल हो जाते हो, तो उसको भरपाई करने के लिए आपको फैमिली को या आपके पीछे जिसको आप छोड़ के जा रहे हो उनको कुछ रिस्क कवर, कुछ पेमेंट दी जाती है, जिस पेमेंट से वो अपने आप को दोबारा से खड़े कर पाए, है ना। तो लाइफ इज टुडे फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। आजकल की बात करें तो हमारी लाइफ अनसर्टेनिटीज पे है। कब क्या हो जाए किसके साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, कब आपके ऊपर बम गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो इन द सिनेरियो लाइफ इंश्योरेंस एंश्योर दैट द लव्ड वन ऑफ द इंश्योर्ड कंटिन्यू टू एंजॉय गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द सेम शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस, ठीक है। तो आप अपने घर के अकेले कमाने वाले हो, आपके 4 बच्चे हैं, ज्यादा बोल दिए 2 बच्चे हैं, पापा मम्मी हैं, कितना अच्छा लाइफ चल रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, फुल्की खाने जा रहे हैं, कितना अच्छा लाइफ चल रहा है।
स्कूल, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, पूरा का पूरा फैमिली डगमगा जाएगा। बच्चे अब क्या उस स्कूल में पढ़ पाएंगे उतने फीस वाले में? क्या उतना अच्छी अच्छी कारें, बाहर जाके डेली रेस्टोरेंट में खाना एफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपके डेथ होने के बाद आपके डेथ को कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ एक कंपनसेशन आपके फैमिली को दे दिया जाएगा, ताकि अपनी जो फैमिली है अपने लाइफ को जैसे था वैसे ही इंजॉय, थोड़ा बहुत तो कम होगा लेकिन अपने लाइफ को उसी ट्रैक पे दोबारा ला पाए, उस पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करके अपने लाइफ को अच्छा कर पाए। तो एक रिस्क कवर आपको प्रोवाइड की जाती है। प्लानिंग लाइफ स्टेज नीड, ये क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ अल्टीमेटली दैट बट ऑल्सो एक्ट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ इंश्योरेंस जो है क्या सिर्फ ये डेथ होने पे या कुछ प्रॉब्लम होने पे ही आपको काम आएगा? इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस और किसी वे में वर्क नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया, आगे हम कुछ पॉलिसीज पढ़ेंगे कि एक पॉलिसीज है, मान लो 10 ईयर की पॉलिसी है ना, मैच्योरिटी पीरियड हो गई इसकी 10 साल। तो अगर आप 10 साल कंटिन्यूअस आप प्रीमियम दे रहे हो और 10 साल आप कंप्लीट करते हो, तो आपके जो भी पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है वो पैसा तो आपको मिलेगा वापस, साथ में बोनस मिलेगा और एक फाइनल 3 तरीके के बोनसेस भी आपको मिल जाएंगे। और अगर इस बीच में आपका डेथ हो जाता है तो आपका जो पॉलिसी, मान लो 5 लाख की पॉलिसी है, तो वो 5 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा। और अगर आपने 10 साल का काम कंप्लीट कर लिया, मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट कर लिया है, तो ये 5 लाख रुपए तो जो आपका है वो मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा 2-3 टाइप के बोनसेस भी मिलेंगे। तो एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आ जाता है। दूसरा बेनिफिट, एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया। तीसरा है हैबिट ऑफ सेविंग, आपको सेविंग करने की एक आदत डालता है। हर मंथ प्रीमियम जो आप पे करते हो वो एक तरीके से आप सेविंग कर रहे हो, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर डेथ हो गया तो आपको मिल जाएगा अमाउंट, और डेथ नहीं हुआ तो अमाउंट के साथ साथ बोनसेस भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। कि एक तरीके का सेविंग करने की आदत डालता है आपको। लाइफ इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर अ पॉलिसी होल्डर ऑन हैज टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट एट अ स्पेसिफिक पीरियड। कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं जिसमें हर मंथ आपको प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं जिसमें हर 3 महीने पे, कुछ हर साल में एक बार देना पड़ता है। तो आप जनरली आप सेविंग करना सीख रहे हो, तो हैबिट ऑफ सेविंग होता है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है। आप यार जाहिर सी बात है हर जगह तो आप लाइफ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का तो लोगे नहीं। LIC का, जैसा देखो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं LIC जीवन बीमा हो गया, फिर ICICI का हो गया, यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये सारे बैंक भी अपने अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करने लगे हैं, ठीक है। तो ये आपके जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हर मंथ जो प्रीमियम दे रहे हो, उसका आपको एक सेफ्टी इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। ऐसे नहीं किसी को आप किसी बंदे को पैसा दे रहे हो, बोला भाई आज तेरे को हर महीने 100 रुपए दूंगा तो 10 साल बाद पूरा इकट्ठा हो जाएगा, मेरे को वापस करना, क्या पता वो भाग जाए तो। बट लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको अच्छी खासी, मतलब 100% तो सेफ नहीं कह सकते, बट हाँ 95% आपको इन्वेस्टमेंट जो है सेफ रहेगा, ओके। लिक्विडिटी आपको मिलता है। लिक्विडिटी का क्या मतलब है, यहां पे ध्यान रखना, आपने कोई पॉलिसी ले रखा है और आप अचानक से पॉलिसी ले रखा, आप हर मंथ प्रीमियम दे रहे हो, अचानक से आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि आपके पास पैसे की कुछ, या फिर आपको कुछ पैसे की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ गई, तो कोई पैसा नहीं दे रहा, तो आप लोन ले सकते हो अपनी पॉलिसी पे। आपने जो पॉलिसी ले रखा है, उस पॉलिसी पे आप लोन ले सकते हो उस बैंक से। अगर आपका उस बैंक में कोई पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी चल रही है, तो आप उस पॉलिसी पे एक लोन ले सकते हो जो आपको हेल्प करेगा आपके पैसे को बढ़ाने। अब मान लो अचानक से पैसे की कमी हो, तो आप लोन लेके उस पैसे को इन्वेस्ट किया और उससे पैसा आया, फिर आप पैसा लिक्विडिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड गुड लिक्विडिटी टू द पॉलिसी होल्डर एज सच पॉलिसीज प्रोवाइड एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट देयर पॉलिसी। आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी आपको प्रोवाइड करती है। Thus, when there is an urgent need of fund, the insured can avail the facility of loan against his policy, which will, however, depend upon the surrender value of the policy. आपकी जो मान लो 5 लाख का आपकी पॉलिसी है, 5 लाख की आपकी पॉलिसी है ना, आपकी 10 ईयर की मान लो आपने एक पॉलिसी ले रखा जिसके मैच्योरिटी अमाउंट है 5 लाख रुपए, तो आप कम से कम 5 लाख तक का उस पॉलिसी पे, 5 लाख तो नहीं 4 लाख तक का तो लोन आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आप
लाइफ इंश्योरेंस में जब आपको डेथ होता है तो जो पैसा मिलता है ना, उस पैसे पे टैक्स बहुत कम टैक्स कटता है, या फिर कुछ ऐसे कंपनीज होती है जो टैक्स काटती ही नहीं, तो एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वालों पे। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का हमारे लाइफ में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। इतनी देर से मैं लाइफ इंश्योरेंस की पता नहीं कितनी सारी कहानियां सुना दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, फ्रॉम द एबव इट कैन इजीली बी इन्फेर्ड दैट लाइफ इंश्योरेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ पर्सन फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आप पैसों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो लाइफ इंश्योरेंस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें कुछ लिखी है, आप पढ़ लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप के होते हैं, यहां से चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो देखो, एक तो ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं जिसमें हमारे नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस, एंडोनमेंट, मनी बैक और भी इस तरीके के काफी सारे इंश्योरेंस उसमें आते हैं। और एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस होता है जिसमें अपन ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं, मतलब एक साथ काफी लोग का इंश्योरेंस होता है। लाइक कंपनीज में जब आप काम करते हो, कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ना। डॉक्टर, जैसे डॉक्टर का एक ग्रुप है, एक हॉस्पिटल है जिसमें खूब सारे डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल डॉक्टरों का एक इंश्योरेंस, आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ना, तो इसको ये इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। ध्यान से देखो, पढ़ो ध्यान से। टर्म इंश्योरेंस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट इज मेड ओनली इफ डेथ अकर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, which may generally range from 1 to 30 years. Most term policies do not provide for any other benefit. मैक्सिमम जो लाइफ इंश्योरेंस की जो मैक्सिमम टर्म पॉलिसीज ऐसे होते हैं जो आपको इसके अलावा और कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंश्योरर हो, ठीक है, ये आप हो, आपने एक पॉलिसी ले रखा है। कौन सा? टर्म पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, क्या कितने 10 ईयर का ले रखा है, 10 ईयर का ले रखा है, और कितना 10 ईयर का जो और हर मंथ आप 500 रुपए दे रहे हो, तो 500 रुपए हर मंथ अगर दे रहे हो आप पर मंथ, तो आप 10 साल में कितना, जितना मान लो कि आपने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हो, तो 5 लाख रुपए का आपकी जो पॉलिसी है, वो जो आपकी जो पॉलिसी है वो 5 लाख रुपए का है, और 10 साल तक आपकी ये पॉलिसी चलेगी, और आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा मिलेगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, और हर मंथ आप 500 रुपए मान लो जमा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 10 साल के बीच में अगर आपका डेथ होता है तो ही आपको ये 5 लाख का मैच्योरिटी पीरियड जो पैसा है आपको मिलेगा। और अगर आप इस 10 साल में आपको कोई डेथ वगैरह नहीं होता है तो आपका ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये पैसा कौन रखेगा? बैंक वाले के पास रहेगा। क्यों भाई? मैंने इकट्ठा किया, क्यों बैंक के वाले पास रह जाएगा? क्योंकि इसलिए कि मान लो आपने आज कितना तारीख है, मान लो आपने आज कोई पॉलिसी ली, 10 साल, यही वाली पॉलिसी ली, 10 साल 5 लाख रुपए का रिटर्न रहेगा। आपने आज कोई पॉलिसी ली और आपने बस 10 मतलब आपका 3 मंथ हुआ, 3 मंथ आप कितना 500 रुपए, 5, 10, 1500 रुपए बस आपने जमा किया है। बैंक को आपने सिर्फ 1500 रुपए दिया है, ठीक है, सिर्फ 1500 रुपए, और आपकी डेथ हो जाती है। तो बैंक को तो नुकसान हुआ ना। बैंक आपको कितना देगा अगर हो जाती है? तो 5 लाख रुपए आपको देगा। अब 5 लाख में 1500 रुपए माइनस कर लो, इतना नुकसान हुआ बैंक का। इसीलिए बैंक ये फंक्शन रखी। अगर आप 10 साल में नहीं मरते हो तो पूरा पैसा किसको चला जाएगा? बैंक को। अब यार अब इसमें कहोगे सर फिर तो बैंक को बड़ा नुकसान हो जाता होगा। ऐसा नहीं है यार, है ना। अगर 100 लोग ये वाली पॉलिसी ले रहे हैं, 100% अगर ये पॉलिसी ले रहे हैं, तो 100 लोग में से, मैं बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं इसका, टर्म इंश्योरेंस का, 100 में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है अंडर दिस पीरियड। बाकी 95% लोग नहीं मरते हैं। तो 95% लोगों का जो पैसा है 5-5 लाख रुपए, वो बैंक के पास है, और उसमें से 5 लोग को अगर दे दिया तो क्या ही चला जाएगा। समझ में आया? चलो, Thus the feature of term insurance plan। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो? तो देखो, इट इज अ प्योर लाइफ कवर होता है, दैट इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड द सम एश्योर्ड इज पेड टू द फैमिली, है ना। लाइक ये 5 लाख क्या है? ये सम एश्योर्ड है। हर मंथ आप 500 रुपए जमा कर रहे हो, 10 साल तक जमा करोगे, मान लो 5 लाख रुपए हो रहा है, तो इसको कहा जाता है सम एश्योर्ड।
5 लाख रुपए जो है सम एस्योर्ड ये तो आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आपको डेथ वगैरह कुछ होता है तो, ठीक है। Now, in case of insured survives the policy term, there is no refund of the premium. अगर आप बच जाते हो 10 साल, इस पीरियड के दौरान अगर आप बच जाते हो, कुछ भी नहीं होता आपके साथ, तो क्या होगा, पूरा का पूरा पैसा आपको 1 रुपए भी आपको नहीं मिलेगा। There is no investment component in the term plan. इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये टर्म इंश्योरेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। मान लो मिस्टर एक्स took a term insurance plan from ABC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा है, 20 साल का प्लान ले रखा है, जिसमें सम एस्योर्ड वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपए उनको मिलेगा। अगर 20 साल का उन्होंने प्लान ले रखा है, इस बीच में अगर उनका डेथ हो जाता है या ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं उनके साथ, तो 10 लाख रुपए इनको मिलेगा। इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ ₹10 लाख वुड बी पेड टू मिस्टर एक्स को मिलेगा। एंड इफ एक्स सर्वाइव द टर्म देयर विल बी नो रिफंड ऑफ द प्रीमियम। कोई भी वो जो प्रीमियम सबमिट कर रहे हैं हर महीने, उसका 1 रुपए भी उनको रिटर्न नहीं मिलेगा अगर वो बच जाते हैं 20 साल में, ठीक है। अच्छी बात है ना, लाइफ को पैसे से मत तौलो। अगर डेथ हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पैसा नहीं डूबा, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला जो एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। जब तक इंसान मर नहीं जाता है तब तक हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने या हर साल एक प्रीमियम भरता रहता है। ऐसे को हम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, है ना। अंडर दिस पॉलिसी प्रीमियम्स आर पेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड एंड द सम इंश्योर्ड बिकम पेबल ओनली इफ द इवेंट ऑफ डेथ, है ना। इस केस में जो पर्सन है, मान लो ये आप हो, आप 70, आपने, आपकी एज आज कितनी है, 30 साल है, 30 साल है। आपने अगर होल लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, होल लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, और आप कब डेथ हो रहा, आपकी डेथ हो रही है मान लो 70 साल कि जब होगे तब आप मरोगे, है ना। तो कितने 70 साल का में मरोगे, है ना। तो जब तक आप 70 साल में आपकी डेथ लेवल तक, डेथ की जब तक लेवल तक आ नहीं जाते, तब तक हर मंथ अगर आपने मंथली प्रीमियम ले रखा है, ईयरली या क्वार्टरली ले रखा है, तो हर मंथ आपको प्रीमियम देते रहना होगा, हर मंथ पेमेंट देते रहना होगा, होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी प्रीमियम आर पेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड एंड द सम इंश्योर्ड बिकम पेबल ओनली इफ द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। अगर, है ना, इस बीच में अगर आप पूरी साल आप भर रहे हो और जब आप मरोगे ना, तो मरने के बाद आपको पेमेंट होगा। नेचुरली मरो चाहे आप एक्सीडेंट हो जाए, क्या मरो मरो वर्ड यूज कर रहा हूं यार, कितना गंदा लग रहा है, डेथ, या मतलब वही बात वही है ना, इंग्लिश में बोलो तो बुरा नहीं लगा, हिंदी में बोलो तो बेकार लगा, है ना, डेथ, ठीक है, जो है ना। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। द पॉलिसी रिमेन इन फोर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एस्योर्ड एंड ही कंटिन्यू पे द प्रीमियम टिल हिज डेथ। जब तक वो डेथ नहीं हो जाता तब तक वो प्रीमियम पे करता रहेगा। Now this is the cheapest policy as the premium is to be paid till the death of the, क्योंकि यार आप जब तक डेथ नहीं कर जाते, कितना लंबा है, आप 70-80 साल जियोगे तो 80 साल तक आपको प्रीमियम भरना होगा। आप 102 साल जियोगे तो 102 साल तक आप प्रीमियम आपको कंटिन्यूअस भरना होगा। तो कितना लॉन्ग पीरियड होता है, इसीलिए इसका जो प्रीमियम प्लान होता है वो बहुत सस्ता होता है एज कंपेयर टू अदर पॉलिसीज, ठीक है। द प्रीमियम इज लो in this policy as compared to other policies. This type of policy is also known as ordinary life policy, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एंडोनमेंट पॉलिसीज, सॉरी एंडोनमेंट प्लान। ये क्या होता है भाई, ये किस तरीके का लाइफ इंश्योरेंस है? तो देखो क्या होता है इसमें कि एन एंडोनमेंट पॉलिसी इज अ सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी विथ ए स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। This type of policy serves the dual purpose of saving as well as securing. तो जो एंडोनमेंट प्लान होते हैं ये आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ आपका सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब मैं एंडोनमेंट प्लान को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, फिर भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं एंडोनमेंट प्लान। एक ही बार में पूरा एंडोनमेंट प्लान आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट बस वेट करो जरा, मैं अपना सेटिंग ऑन कर लूं, सेटिंग ऑन कर लूं, गलत मत समझना, अपना सेटिंग यानी कंप्यूटर की सेटिंग ऑन कर लूं। चलो, आप एक पॉलिसी होल्डर हो, आप एक पॉलिसी होल्डर हो, आपने एक पॉलिसी ले रखा है। कौन सा पॉलिसी ले रखा है? एंडोनमेंट प्लान वाली पॉलिसी ले रखा है, ठीक है।
तो मान लो आप एक ये हो पॉलिसी होल्डर, आपने एक पॉलिसी ले रखा है एंडोनमेंट प्लांट, और इसकी पॉलिसी पीरियड क्या है, पॉलिसी पीरियड क्या है, मान लेते हैं 10 ईयर की पॉलिसी पीरियड है, और आपकी एज अभी कितनी है, 30 साल, आप अभी 30 साल के हो, तो आप पॉलिसी पीरियड हो गया 10 साल का पॉलिसी पीरियड है ना, तो टोटल कितना हो गया, टोटल पॉलिसी पीरियड कितना हो गया, आप 30 साल के हो, मतलब आप जब 40 साल के हो जाओगे, 40 ईयर जब हो जाओगे, तब ये पॉलिसी खत्म होगी। और आपने 10 साल का जो पॉलिसी पीरियड ले रखे हो, इस दौरान आपको मान लो 8 लाख रुपए आपका मैच्योरिटी, आपका सम एस्योर्ड, जो सम एस्योर्ड है वो कितना मिलेगा आपको, 10 लाख रुपए तो हम मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप इस 10 साल का पॉलिसी ले रखे हो और 30 साल से 40 साल होने के बीच में अगर आप मर जाते हो, आपका डेथ हो जाता है, तो सम एस्योर्ड वाला जो अमाउंट है 8 लाख रुपए का जो पॉलिसी है, ये तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और अगर आप बच जाते हो, 40 साल होने तक बच जाते हो, तो आपको क्या क्या मिलेगा पैसा, है ना, आपको क्या क्या मिलेगा, आपको जो सम एस्योर्ड का जो अमाउंट है ये तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको एक 2 टाइप के बोनस मिलते हैं, है ना, एक बोला जाता है फाइनल बोनस, और एक होता है LIC का खुद का ऐसा कुछ परसेंटेज बोनस बोलते हैं, मेरे को अच्छे से आइडिया भूल गया हूं मैं। सम एस्योर्ड यानी 8 लाख रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बोनसेस मिलेगा हर मंथ का, आप जो पैसा प्रीमियम दे रहे हो, उस प्रीमियम कंपनी आपको यूज कर रही है उस पैसे को कहीं, तो हर वो परसेंटेज ये ऊपर नीचे हो सकता है ना, कंपनी का डिपेंड करता है कि कंपनी कितना परसेंटेज आपको देगी। मान लो अब ये 10 साल का है, तो 10 साल में मान लो 2%, तो 8 लाख का 2% मान लो वो आपको यहां पे आपको बोनस प्रोवाइड करेगी, तो मान लेते हैं 50,000 रुपए, ये हो गया 50,000 रुपए, ये हो गया। और अब फाइनल बोनस, कंपनी पूरा LIC पूरे साल में या 10 साल के में कितना कंपनी प्रॉफिट कमाई, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट भी आपको देती है, मान लेते हैं 60,000 रुपए, तो टोटल कितना आपको मिलेगा, 8 लाख और 9 लाख 10,000, 9 लाख 10,000 रुपए आपको मिला, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए का सीधे सीधे आपको फायदा हुआ अगर आप बच जाते हो तो एक तरीके का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना। आप भी FD वगैरह कराते हो, पापा से पूछना, पापा मम्मी से, आप पैसा हर मंथ पैसा डालते रहते हो, है ना, FD जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको वो बैंक आपका जो FD अमाउंट है वो तो देती ही देती है, साथ साथ एक्स्ट्रा बोनसेस वगैरह भी मिलता है, तो ये आपका एंडोनमेंट पॉलिसीज में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया एंडोनमेंट पॉलिसीज। इसके बेनिफिट क्या है, फीचर ऑफ एंडोनमेंट पॉलिसीज, तो देखो ध्यान से, द टर्म फॉर विच पॉलिसी इज टेकन इज कॉल्ड एंडोनमेंट पॉलिसी। इस जो टर्म है इसको एंडोनमेंट पीरियड कहा जाता है, जो जैसे कि 10 साल का मैंने बताया ना, तो ये एंडोनमेंट पीरियड हो गया। ठीक है, द सम एस्योर्ड इज पेड एट द एंड ऑफ एंडोनमेंट पीरियड और इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड विच एवर इन अर्लियर। अगर आपका एंडोनमेंट पीरियड जो है इतना 10 साल का है, 10 ईयर का है एंडोनमेंट पीरियड, और 10 ईयर के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो सम एस्योर्ड अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोई एंडोनमेंट पीरियड आपका 10 साल का है और जो आपने आपका एंडोनमेंट प्लांट मान लो 5 लाख रुपए तक का है, 5 लाख का आपने ले रखा है, क्योंकि आपको महीने में 200 रुपए भरना, आपकी इतनी औकात है, 200 रुपए भर पाओगे, तो 10 साल में 5 लाख रुपए आपका सम एस्योर्ड अमाउंट हुआ, सम एस्योर्ड अमाउंट। ठीक है, तो अगर आपका 10 ईयर के बीच में कहीं डेथ हो जाता है तो ये 5 लाख रुपए मिल जाएगा, या फिर जब आप एंडोनमेंट पीरियड अपना 10 साल कंप्लीट कर रहे हो और जिंदा रह गए तो ये सम एस्योर्ड जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बोनसेस वगैरह भी मिलेंगे। द प्रीमियम अंडर दिस पॉलिसी इज पेड अप टू द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, जब तक आपका जो पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाता है, यानी आपका जो एंडोनमेंट पीरियड 10 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द अमाउंट अंडर द पॉलिसी बिकम पेएबल, है ना, जब तक नहीं तब तक आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा, है ना। इस बीच में अगर आप डेथ चाहोगे कि भाई अब मैं मरा नहीं हूं, फिर भी मेरे को मैंने जितना पैसा जमा किया मेरे को चाहिए, तो नहीं मिलेगा। जब तक मैच्योरिटी पीरियड खत्म नहीं कर देते तब तक आपको सम एस्योर्ड तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, या फिर चाहिए तो उससे पहले टपक जाओ, डेथ करवा लो अपना तो मिल जाएगा। अदरवाइज 10 साल कंप्लीट करो, मैच्योरिटी पीरियड जब कंप्लीट कर लोगे तब आपको सम एस्योर्ड के साथ साथ बोनसेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आर ऑल्सो अवेलेबल वेयर प्रीमियम कैन बी प्रीपेड फॉर स्पेसिफिक। अब ये एंडोनमेंट प्लान होता है ये 5 साल 10 साल 15 साल का होता है, एंड मैच्योरिटी पीरियड जो इसकी हो सकती है 10 15 20 25 30 35 ईयर, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पॉलिसी होल्डर की एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अंडर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द प्रीमियम वुड बी अ लिटिल हायर देन द होल लाइफ पॉलिसी, क्योंकि 10 साल 15 कम लिमिटेड टाइम वाला है ना, तो ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट
चाइल्ड पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, ये मैं महाभारत यहां पढ़ के आपको नहीं समझा रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। चाइल्ड देखो, चाइल्ड पॉलिसी बड़ी अच्छी पॉलिसी है, खासकर ना पापा मम्मी जब अब मान लो एक मिडिल फैमिली हो, आप एक मिडिल फैमिली हो, शादी हो गई आपकी, और अब मैं यहां पे देखो क्राइटेरिया नहीं कर रहा हूं कि लड़की पैदा हुई है आपके घर में या लड़का, लड़की आपके ज्यादातर लड़की जो पैदा होती है पापा मम्मी उसके लिए करते हैं, आजकल तो कोई डिफरेंस नहीं है कि लड़की पैदा हो लड़का सब भाई भाई, लड़का लड़की मेल फीमेल सब बराबर हो गई। तो अगर मान लो आपकी शादी हो गई और आप मिडिल फैमिली हो और आपके घर में कोई चाइल्ड पैदा हो जाता है और चाइल्ड पैदा हुआ, अब यार उस चाइल्ड का आप इंश्योरेंस करा सकते हो, चाइल्ड पॉलिसीज के अंडर में आप उसकी लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो, और ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है उस बच्चे के। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई एक बच्चा पैदा हुआ, आपने उसके लिए एक चाइल्ड पॉलिसी ले ली। उसकी पीरियड क्या है, चाइल्ड पॉलिसी का पीरियड क्या है, मान लो जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब आपको कुछ पैसे दिए मिले, जो भी आपका सम एस्योर्ड, जो अमाउंट आपने हर मंथ आप पेड कर रहे होगे, सम एस्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 2-3 टाइप के बोनसेस भी मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे उस बच्चों की फ्यूचर पढ़ा एक्सपेंसेस के लिए, उसकी शादी के लिए और अदर जो चीजें हैं उनके लिए। बहुत लोग खराब, और खासकर अगर आप जिनके घर में लड़कियां पैदा होती हैं, है ना, उन लोग क्या, अगर बच्चा पैदा हुआ अगर फीमेल है तो पता नहीं फैमिली को लगता है कि यार पता नहीं मेरी बच्ची जब बड़ी होगी 18 साल की होगी, जब वो कॉलेज में जाएगी उसकी शादी, पता नहीं मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, चाइल्ड पॉलिसी ले लेते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें पेरेंट बहुत छोटा सा अमाउंट, बहुत कम, ज्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले। चाइल्ड पॉलिसीज में भी अलग अलग प्लान होता है। 10 लाख, 18 साल की जब आपकी बेटी हो जाएगी तो आप 10 लाख रुपए आपको चाहिए, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए। 10 लाख चाहिए होगा तो हर महीने आप 200 रुपए भरिए, अगर आपको 20 लाख चाहिए तो हर महीने आप 400 रुपए भरिए, अगर आपको 40 लाख रुपए चाहिए तो हर महीने आप 800 रुपए महीने भरते रहिए, जब तक 18 साल कंप्लीट आपकी बेटी हो नहीं जाती, जब तक आपका पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप भरते रहिए, है ना। एक एज तक, 15 साल के एज तक, 18 साल के एज तक, 22 साल के एज तक अपनी चाइल्ड पॉलिसी ले ली। हर मंथ पेरेंट्स ये पैसा भरता रहता है, और जैसे वो बच्ची उस पीरियड में आप पहुंचती है और वो पूरा का पूरा पैसा भर के एक साथ आप पेरेंट को मिलता है, और पेरेंट को नहीं, उस बच्ची के अकाउंट में, मतलब 18 साल की हो जाएगी तो उस बच्ची का अकाउंट होगा, उस बच्ची के अकाउंट में वो पैसा जाएगा, और उस पैसे से पेरेंट क्या कर सकते हैं, उस बच्ची को आगे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, शादी में जो खर्चा आएगा वो खर्चा बचेगा। अब अचानक से शादी करोगे तो कहां से इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, तो अगर चाइल्ड पॉलिसी ले रखे हो तो ये सब चीजें कर सकते हो। चाइल्ड पॉलिसी का यही फायदा होता है। दिस पॉलिसी कैन बी यूज्ड टुवर्ड्स द एजुकेशन एक्सपेंसेस, मैरिज एक्सपेंसेस एंड एनी अदर एक्सपेंसेस दैट कैन बी प्लान्ड फॉर द लाइफ एट द डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है एन्यूटी और पेंशन प्लान। ये तो नाम से ही आपको पता होगा, है ना। क्या है, व्हेन द एम्प्लॉयर रिटायर he no longer get his salary while his need for a regular income continuous। यार देखो, जब तक आप किसी कंपनी में काम कर रहे होगे तब तक आपको हर महीने सैलरी आपको मिलेगी। जैसे आपने उस कंपनी में काम करना बंद किया, सैलरी मिलना बंद। और हर कंपनी एक पर्टिकुलर एज लिमिट तक ही जॉब देती है। मान लो आप अभी 22 साल के हो, 22 साल के हो, एक कंपनी ने आपको जॉब दिया, एक कंपनी ने आपको जॉब दिया। अब उस कंपनी में आप बहुत लॉन्ग टर्म तक आप जॉब कर रहे हो, और उसी कंपनी में मान लो आपका एज हो गया 60 साल। 60 साल मतलब 22 साल से 60 साल तक आपने काम किया। 60 साल के बाद वो कंपनी आपको निकाल ही देती है, उसको नाम देती है, बुरा ना लगे कि इतने साल तक आप हमारे कंपनी के लिए काम किए, मैं आपको निकाल रहा हूं। कंपनी ऐसा नहीं कहती, कहती है कि मैं आपको रिटायरमेंट दे रहा हूं। अब आप सर आप रिटायर ले लो, आपकी बहुत एज हो चुकी है, अब आप रिटायर ले लो। तो जैसे आप रिटायर लोगे फिर तो सैलरी कंपनी से मिलना बंद हो जाएगी। अगर आपने सेविंग करके रखे हो तो आप अपना बुढ़ापा जी पाओगे। आपके बेटा बेटी अच्छे हैं, बहुत होते हैं ना, आप अपना 60 साल तक काम किए, पैसा बेटे को आपने दिया, जो भी हुआ, और जहां आपका जब 60 साल अब आपकी जॉब छूटी, आप चलना बुलना बूढ़े हो गए, अब आप अपने बेटे से या बेटी से हेल्प मांगोगे तो वो आपको रोड पे छोड़ देंगे। क्या करोगे, कहां से लाओगे, रोड पे आ जाओगे। इतना अच्छा लाइफ जीते थे, आज रोड पे। बहुत पेरेंट्स बच्चे करते हैं ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ,
है ना, जो बूढ़े होने पे पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। मतलब पेरेंट्स ने इतना मेहनत करके आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, घर बनाया, शादी कराई, आपके बच्चों को संभाल रहे हैं, और जब उनका टाइम आया, बूढ़े हुए, उनका काम करना बंद हुआ, तो आप उनको छोड़ दिए। तो आज के जमाने में हर पेरेंट्स अपना एक सेविंग लेके चलता है। अगर आपकी गवर्नमेंट नौकरी है तब तो सरकार आपको पेंशन देती है, जब जो रिटायरमेंट जब हो जाएगा तो हर महीने सरकार आपको एक पेंशन छोटा सा अमाउंट देती है, जिससे आप अगर आपका लड़का लड़की आपका बच्चा अगर आपको पैसा नहीं दे रहा है तो भी आप रोड पे नहीं आओगे। सरकार जो पेंशन दे रही है उस पैसे से आप आराम से मंथली में खा पी के जी सकते हो। बट प्राइवेट जॉब है तो क्या करोगे? कुछ प्राइवेट कंपनी होती है जो आपको देती है, बट मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी नहीं देती है पेंशन। फिर क्या करोगे? सेविंग नहीं रहा, जितना भी सेविंग था वो अपने बच्चे को दे दिया, इसकी शादी करा दी, अब आपके पास कुछ नहीं रहा, क्या करोगे? इस चीज से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपना पेंशन प्लान ले सकते हो, है ना। 22 साल के ईयर में आप पेंशन प्लान लेना चालू कर दो और हर महीने 500 रुपए या फिर 200 रुपए या 1000 रुपए, जो भी आपकी सैलरी मिल रही है उसका कुछ परसेंट आप पेंशन प्लान में पेंशन प्लान की जो पॉलिसी है डालते रहो, जब तक आपकी 60 साल नहीं हो जाती। आपका काम करने का उम्र जब तक खत्म, तब तक आप डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। जैसे आपका रिटायरमेंट स्टार्ट होगा, आपकी एक एज होगी, रिटायरमेंट स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको कोई प्रीमियम, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। उसके बाद जो भी आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है इस पेंशन प्लान में, वो सम एश्योर्ड अमाउंट हर महीने, एक बार में आपको पैसा नहीं देती है, हर महीने पेंशन है ना, हर महीने वो बैंक आपको हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट 10,000 20,000 रुपए हर महीने वो बैंक आपको देगी, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। आफ्टर रिटायरमेंट हर महीने वो बैंक आपको पैसा देगी। तो जो प्राइवेट जॉब करते हैं ना, उनके लिए पेंशन प्लान एन्युटी बहुत अच्छा प्लान है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू फीचर ऑफ एन्युटी पॉलिसीज आर एज फॉलोज। इट इज द पॉलिसी अंडर विच द इंश्योर्ड अमाउंट इज पेएबल टू एश्योर्ड बाय मंथली और एनुअली इंस्टॉलमेंट आफ्टर हिज अटेंड अ सर्टेन एज। अब आपने 60 साल तक का लिया है, या आपको पता है कि आप 65 साल तक, 65 साल के बाद रिटायर लोगे, तो आपने 65 साल के एज तक आप ये पेंशन प्लान ले लो और हर महीने या हर क्वार्टरली या हर ईयरली आप एक पेमेंट देते रहो। जैसे आप 60 या 65 साल के होगे, फिर आपको हर मंथ पेमेंट वो देना चालू करेगा। अच्छा है ना, कम से कम रोड पे तो नहीं आओगे। बच्चा अगर छोड़ के भाग भी गया तो रहते रहोगे, किराए के घर में खा पाओगे, रह तो पाओगे, इसलिए प्लान बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी क्या होती है? ध्यान से देखिए, मनी बैक पॉलिसी में अनलाइक ऑर्डिनरी एंडोनमेंट इंश्योरेंस प्लान वेयर सर्वाइवल बेनिफिट आर पेएबल ओनली एट द एंड ऑफ एंडोनमेंट पीरियड, मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक पेमेंट्स ऑफ पार्शियल सर्वाइवल बेनिफिट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसीज, ऑफ कोर्स सो लॉन्ग एज द पॉलिसी होल्डर इज अलाइव। बहुत अच्छा पेमेंट है। मनी बैक क्या होता है? मान लो आपने 10 साल का मनी बैक वाला इंश्योरेंस ले रखा है, 10 साल तक का, 10 साल आपका मनी बैक पॉलिसी का आपका पीरियड है, ठीक है। मनी बैक नाम है, यानी आपको अब बाकी पॉलिसी जैसा कि आप जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट करोगे तभी आपको आपका सम एश्योर्ड और बाकी बोनसेस मिलेंगे, या फिर अगर आपका डेथ हो जाता है इस बीच में तभी आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है इस प्लान के साथ। आजकल के जमाने में मनी बैक पॉलिसी बहुत लोग लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो आपका जो आपने मनी बैक पॉलिसी ले रखा है, 10 साल तक की आपकी पॉलिसी चलेगी और आपने 10 लाख रुपए का ले रखा है, 10 लाख रुपए का ले रखा है। अब इसमें क्या होता है कि अब 10 साल का ले रखा है तो आपका हर 2 साल पे 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 2 4 5 6 7 8 9 10 हर 2 साल पे कंपनी आपको एक अमाउंट वापस पे करेगी, है ना। मान लो अब ये 10 लाख को 100% से 20% इसमें दे दिया, 20% अगले 2 साल में दे दिया, 20% अगले 2 साल में, 20% अगले 2 साल में, 20% अगले 10 साल में। 10 लाख हर 2 साल में आपको उस 10 लाख का एक 20% अमाउंट आपको हर 2 साल में मिल रहा है। इसको कहा जाता है मनी बैक पॉलिसी। समझो इसमें नाउ इन केस ऑफ 20 ईयर मनी बैक पॉलिसी ले रखे हो तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड बिकम पेएबल आफ्टर 5, 10, 15 ईयर। 5 साल जैसे कंप्लीट करोगे तो 20% मिल जाएगा, फिर 10 साल जैसे फिर 20% मिल जाएगा, 15 साल कंप्लीट होगा तो 20% फिर मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद कितना 2 2 4 2 6 मतलब 60% आपको पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। और फिर जैसे 20 साल कंप्लीट होगा तो बचा हुआ जो 40% है वो आपको
मिलेगा। इसे कहा जाता है मनी बैक पॉलिसीज। कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो और अच्छे से, बट समझाया हूं इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस, नंबर ऑफ ग्रुप को, जैसे आप किसी ये मान लो ये एक कंपनी है, इस कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी क्या करती है, एक पूरे 100 एम्प्लॉय के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर कंपनी के उस एम्प्लॉय को अगर डेथ फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग कंपनी पीरियड, ऐसा डेथ, तो कंपनी उसको पूरा का पूरा, कंपनी कुछ अमाउंट कंपनी और इंश्योरेंस वाला जो कंपनी है दोनों मिलकर उसके फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड करती है। इसको कहा जाता है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस दैट कवर अ डेफिनाइट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मेंबर ऑफ सोसाइटी, प्रोफेशनल एसोसिएशन या एम्प्लॉय किसी कंपनी के, उनको प्रोवाइड किया जाता है। इन लाइफ इंश्योरेंस अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, द लाइफ इंश्योरेंस कवर इज अलाउड टू ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुप, है ना। अब जैसे उस एम्प्लॉय को मिला है 100, इस एम्प्लॉय को अगर मिला, इस एम्प्लॉय के पापा, इसकी मम्मी, इनको भी ये बेनिफिट मिलता है। अगर पापा मम्मी एडमिट हो जाते हैं किसी बड़ी बीमारी के लिए, बीपी शुगर ऐसी कोई बड़ी बीमारी या हार्ट का ऑपरेशन, तो उसका पूरा खर्चा ये कंपनी देती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम आता है ग्रुप इंश्योरेंस में। इन दिस केस ऑफ प्रीमियम ऑन द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज पेड बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कंपनी भी पे करती है और जो दोनों पे करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम, इन केस ऑफ प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर और द मेन एजेंसी जो है वो पे करती है। मतलब मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, इसके अंदर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इनको ग्रुप इंश्योरेंस दिला रखा है, किससे, एलआईसी से, ठीक है, एलआईसी से दिला रखा है ग्रुप इंश्योरेंस इनको। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम अगर ले रखा है, तो अगर किसी भी एक एम्प्लॉय का डेथ होता है तो कंपनी और एलआईसी ये दोनों आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम ले रखा है ग्रुप में, तो सिर्फ और सिर्फ एलआईसी ही आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी अगर कुछ घटनाएं आपके साथ होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। क्या होता है भाई, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसे यूएलआईपी कहते हैं, एम टू सर्व बोथ द प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग आर सब्जेक्टेड टू कैपिटल मार्केट रिस्क, ठीक है। आपको साथ जैसे बताया प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको अगर डेथ वेट एक्सीडेंट वगैरह वो सब तो आपको प्रोवाइड कराती है, साथ में आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। और इसमें भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में भी अलग, जैसे आप क्रिप्टो में पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट में लगाते हो, वैसे ही ये भी है, ठीक है। नाउ प्रोसीजर क्या, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लेना है तो इसका प्रोसीजर क्या है। आप बैंक में जाओगे तो क्या क्या करोगे, देखो इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहला है फिल अ प्रपोजल फॉर्म प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सच एज आपका नाम, आपका एज, ऑक्यूपेशन, मेडिकल हिस्ट्री आपकी क्या रही है, पर्टिकुलर रिगार्डिंग हिज हेल्थ, अपने अभी आज करेंटली आपकी हेल्थ कैसा है, बीपी शुगर क्या है, पूरा रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। एंड ऑफ हिज, अपने पेरेंट्स का ऑल्सो, द अमाउंट ही विशेस टू बी इंश्योर्ड फॉर द टाइप ऑफ पॉलिसी, द रेट, मोड ऑफ प्रीमियम एंड द नेम ऑफ नॉमिनी, ये सारी चीजें। मतलब क्या है, पहले तो आप जिस भी इंश्योरेंस लेना उस इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, एलआईसी है तो एलआईसी कंपनी में जाइए, स्टेट बैंक का लेना तो स्टेट बैंक में जाइए। जाने के बाद आप इंश्योरेंस का एक फॉर्म लेना, आपको इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का पहले तो एजेंट से मिलिए, जाके एजेंट से मिलिए, एजेंट आपको आपके मन के हिसाब से अपनी चीजें बताइए उसको। तो एजेंट अपने एक्सपीरियंस से आपको जो भी लाइफ इंश्योरेंस जो इतने सारे सिखाया है, इनमें से कोई एक लाइफ इंश्योरेंस आपको सजेस्ट करेगा। अगर आपको वो लाइफ इंश्योरेंस पसंद आता है तो आप फॉर्म को भरना चालू कीजिए। आप लाइफ इंश्योरेंस का जो फॉर्म है उस फॉर्म को भरिए। उस फॉर्म में आप अपना नाम बताइए, अपना एज बताइए, आप क्या काम करते हो, आपका मेडिकल कंडीशन कैसी है, ठीक है, आपका अभी करेंटली हेल्थ कैसा है, आपका पेरेंट का डिटेल प्रोवाइड करना है, और नॉमिनी कौन है। अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपका पैसा किसको मिले, कौन नॉमिनी रहेगा, उसका नाम, उसका अकाउंट, उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करें। आपकी टर्म पॉलिसी 10 साल का है तो 10 साल का टर्म पॉलिसी इसमें बताएं। क्या रेट आपको मिलेगा, 5 लाख का है तो 5 लाख, और 10 लाख का 10 साल का 5 लाख प्रीमियम है आपका, तो हर महीने कितना प्रीमियम देना होगा, 100 रुपए देना होगा तो 100 रुपए प्रीमियम। ये सारी चीजें फॉर्म में आपको फिल करना पड़ेगा और आपका एजेंट इसमें हेल्प करेगा।
ये होने के बाद सबमिट प्रूफ ऑफ एज, बर्थ सर्टिफिकेट या आपको आधार कार्ड या जो भी हाई स्कूल सर्टिफिकेट या आपको लगा के आपको अपना प्रूफ देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको देनी होगी। नाउ ऑब्टेन एन एज एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपको एक एज एडमिशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ हम आपको अप्रूव करते हैं ये इंश्योरेंस के लिए आपकी एज सही है। नाउ और मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराएगा अगर आप कोई ऐसा लेते हो लाइफ इंश्योरेंस, खासकर टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, 5 लाख का ले लिए, 4 दिन बाद मरने, मान लो आपको कोरोना इंश्योरेंस आया था ना, कोरोना इंश्योरेंस आया था तो उसका क्या कहना था कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो, है ना, तो उसके 15 दिन पहले या 15 दिन बाद आपको ये बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो इंश्योरेंस कोरोना पॉलिसी आपका बेकार हो जाएगा। तो मान लो आपने 10 तारीख को, 10 जनवरी को या 15 जनवरी को आपने कोरोना इंश्योरेंस लिया है, तो पीछे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपको कोरोना जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। और 15 जनवरी से लेके आगे आने वाले 15 दिन जो है ना, मतलब 30 जनवरी तक, इस बीच में भी आपको कोरोना जैसी कोई बीमारी अगर नहीं हुई, है ना, इसके बाद अगर आपको कुछ होता है तो आपने जो भी 2 लाख का या 5 लाख का जो आपने सम एश्योर्ड ले रखा है वो आपको प्रोवाइड करेगा अगर कोरोना हो जाता, कोरोना इंश्योरेंस चल रहा था, है ना। चलिए, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको इसीलिए आपको जो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही प्रोवाइड, इंश्योरेंस कंपनी आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका अलग से टेस्टिंग मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है, द डॉक्टर को बुलाएगी, डॉक्टर एक रिपोर्ट बनाएगा आपके ऊपर और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को देगा और उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी बताएगा कि आपको ये पॉलिसी प्लान दे सकते हैं या हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आफ्टर द मेडिकल रिपोर्ट द इंश्योरर एजेंट जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इज सबमिट करेगा टू ऑब्टेन इंपार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। फिर एक जो इंश्योरेंस जो एजेंट है वो आपका रिपोर्ट वगैरह पूरा एक लिफाफे में रखकर आपका डिटेल वगैरह के साथ वो जमा करेगा। नाउ एन असेसमेंट ऑफ रिस्क इज मेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दे दिया है, आपका मेडिकल रिपोर्ट, आपने फॉर्म में आपकी एज, अकाउंट नंबर, उस सारे को लेकर वो एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। If the life proposed is found insurable, then the insurer accept। अगर आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका जो एज है, अब 60 साल के एज में जाओगे टर्म इंश्योरेंस लेने तो आपको थोड़ी ना देगा, पता है कि 61 साल में मर गए या 4 साल बाद आप मरने ही वाले हो, तो क्यों कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अपने घाटा करके आपको देगा, ऐसा नहीं करेगा। तो अगर आप एज लिमिट उस कैटेगरी में आती है तभी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। उसके बाद ऑन द फॉर्म द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम द रिस्क ऑफ इंश्योरर, एक फॉर्म उसके बाद आपको एमओई मिलता है ना, जिसमें सारी डिटेल लिखा होता है और उसको जरूर पढ़ें कि कब आपको क्या मिलेगा, कितने दिन में अगर क्या हो गया, कितने टाइप के एक्सीडेंट हो गए तो मिल सकता है, खुद पैर तोड़ लिए तो भी मिल जाएगा क्या, नहीं, सारी चीजें आपको एक साइंड एंड स्टैम्प्ड ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा जिसपे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। काफी इंश्योरेंस कंपनी झटका देती है, शुरू में तो बोल तो देती है, बट आप इंश्योरेंस पॉलिसी अगर नहीं पढ़े हो, फिर आपको एक्सीडेंट होता है, जाते हो क्लेम करने पैसा तो पता बोलता है नहीं सॉरी ये हमारे अंडर में नहीं आता, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नॉमिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। अगर आप नॉमिनेशन यानी नॉमिनी का डिटेल प्रोवाइड करना, ठीक है। मीनिंग क्या होता है नॉमिनेशन का, देखो ध्यान से, जैसे अगर आपका डेथ हो जाते हो तो आपका पैसा किसको मिले, आपके बेटे को, आपके पापा को, आपके चाचा को, आपके किसको पैसा, वो नॉमिनी का डिटेल, नॉमिनेशन। अब कौन कर सकता है, कैसे करते हैं, कैसे नॉमिनी फिल करते हैं, नॉमिनी को कब पैसा मिलता है, नॉमिनी कैसे इसको क्लेम करेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनेशन का मतलब समझते हैं। तो नॉमिनेशन मींस नॉमिनेटिंग अ पर्सन टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द पर्सन सो नॉमिनेटेड इज कॉल्ड नॉमिनी, है ना। वो पर्सन का डिटेल आप प्रोवाइड कीजिए जिसको आपका जो बेनिफिट है वो मिले अगर आपका डेथ वगैरह हो जाता है तो, ठीक है। The nominee has the right to receive the amount assured in the event of death of the insured। इंश्योर्ड जो है, जो पॉलिसी ले रखा, अगर उसकी डेथ हो जाती है और मैं अगर उसका नॉमिनी हूं तो मैं क्लेम कर सकता हूं उस पैसे के लिए, ठीक है। The nominee need not necessarily be relative or legal representative of assured and can be changed at the choice of policy holder any number of times, है ना। अब ऐसा नहीं है, मान लो आपने फिलहाल में अपने पापा को नॉमिनी बनाया और आपकी डेथ से पहले आपके पापा चल बसे,
अब अगर आपका अगर डेथ होता है तो वो पैसा किसको, नॉमिनी, नॉमिनी तो ऑलरेडी नहीं है, फिर किसको? इस दौरान आप कुछ लीगल एक्शन, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह बना के अपना नॉमिनी आप चेंज करा सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाउ इज नॉमिनेशन इफेक्टेड? देखो, नॉमिनेशन कैन बी डन एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी बाय प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ नॉमिनी इन द प्रोपोजल फॉर्म। जब आप पॉलिसी लेने जाते हो और पॉलिसी फॉर्म भरते हो, उसमें नॉमिनी का डिटेल डालते हो, ठीक है। हाउएवर इफ द नॉमिनेशन इज नॉट डन एट द इंस्पेक्शन ऑफ द पॉलिसी, देन द पॉलिसी होल्डर कैन नॉमिनेट एट द लेटर डेट। अगर आपने जब पॉलिसी लिया उस दौरान आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो आप बाद में भी किसी को नॉमिनी बना सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। This nomination has been effected by giving notice in a prescribed form to insurer and getting is endorsed on the policy bond. ओके, और अगर आपने जब फॉर्म भर रहे थे उस दौरान अगर आपने नॉमिनी डिटेल नहीं दिया है, आप बाद में किसी नॉमिनी डिटेल देना चाहते हो, तो आप अपने एजेंट को, जो इंश्योरर है, उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ नॉमिनी का सारा डिटेल प्रोवाइड करोगे और अपना जो पॉलिसी की बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें वो चीज लिखाओगे कि भाई मेरे डेथ के बाद ये पैसा इस बंदे, ये आधार कार्ड नंबर वाले को मिलना चाहिए इसके अकाउंट में। ठीक है। हु कैन नॉमिनेट? कौन नॉमिनी बना सकता है? क्या एजेंट अपने मन से किसी को बना सकता है क्या? नहीं। जो इंश्योर्ड है, जो मैं प्री पॉलिसी ले रहा हूं, तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि मेरे पापा को नॉमिनी बनाना है, कि मेरी बहन को, कि मेरे भाई को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे है, व्हाट आर द राइट ऑफ नॉमिनी, के क्या राइट्स होते हैं? तो अंडर नॉमिनेशन द नॉमिनी गेट ओनली द राइट टू रिसीव द पॉलिसी मनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, है ना। नॉमिनी बीच में उंगली करना नहीं जा सकता है। जब तक जो इंश्योर्ड है, लाइक मैंने पॉलिसी ले रखा है, इंश्योर्ड जब तक जिंदा है तब तक नॉमिनी बीच में उंगली करने नहीं आ सकता। ठीक है, नॉमिनी की यही राइट्स है, वो नहीं आ सकता है। अगर इंश्योर्ड जो मर जाता है, मरने के बाद, डेथ होने के बाद, वो जो पैसा है, इन दैट केस नॉमिनी जो है अपना राइट दिखाकर वो पैसा ले सकता है। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक कोई भी राइट नहीं है नॉमिनी का कि जाकर उसके पैसे पे क्लेम कर पाए। ठीक है। Nomination does not pass on the property in the policy. If the nominee dies when the policy holder is still surviving, then the nomination would be inactive. Nomination has no effect if the policy holder is surviving. If the nominee dies after the death of policy holder but before receiving policy money, then also nomination become inactive and money can be claimed only by the legal heirs of the policy holder. अब जो पॉलिसी होल्डर है वो एक लीगल एडवाइजर भी रखता है, एक वकील वगैरह रखता है। अब अचानक से आपकी डेथ हो जाती है, आपने कोई नॉमिनी, आपने जिसको नॉमिनी बनाया है वो भी, अगर उसकी भी डेथ हो जाती है, आप अपना नॉमिनी अपडेट नहीं कर पाते हो और अचानक से आपका भी डेथ हो जाता है, तो वो पैसा आप किसको मिलेगा? तो आपका जो वकील है वो डिसाइड करेगा, वो लीगल एक्शन लेकर बताएगा कि इसके फैमिली में इसके बाद इसका जो बेटा है या इसकी जो वाइफ है यही बची रहेगी, और इसका पैसा इनडायरेक्टली आपकी वाइफ को ही जाएगा। ठीक है। आगे है, हाउ कैन नॉमिनेशन बी कैंसिल? नॉमिनेशन को कैसे कैंसिल किया जा सकता है? A nomination can be changed or cancelled either by an endorsement at the back of the policy or by making a will. In case of change or cancellation by a will, notice of such cancellation or changes would be required for the executor of the will after the death of the insurer. In case of change and cancellation throughout the endorsement, it should be notified to the insurer of the registration. जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको आपका नॉमिनी अभी है, अरे बना दिया, अब मान लो उससे भाई को नॉमिनी बना दिया। जनरली कोई अपने भाई को नॉमिनी नहीं बनाता क्योंकि भाई भाई में लड़ाई होगा, अभी दोस्ती इतनी, भाई शादी से पहले भाई भाई तो आपने अपना नॉमिनी अपने भाई को बना दिया, दोनों की शादी हुई, वाइफ आई, दोनों में फूट डाल दिया, लड़ाई हो गया। अब आपको नॉमिनी चेंज करना, अपने, अगर आप डेथ हो तो वो पैसा आपकी नॉमिनी को, आपके भाई को ना मिलकर आपकी बीवी को मिले, तो आप एक लीगल डॉक्यूमेंट, अपने नोटिस, सारे डिटेल लिखकर अपने इंश्योरर, अपने एजेंट को दीजिए और ये आराम से चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट क्या होता है यार? तो मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज क्या है? अगर आप अपने पॉलिसी को ट्रांसफर, मतलब आपने एक पॉलिसी ले रखा है और फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम की वजह से आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर, आपने मान लो 10 साल का या 20 साल का एक पॉलिसी ले रखा है जिसमें आप हर महीने 500 रुपए दे रहे हो, तो आपने शुरू के 5 साल तक तो आपने अच्छे से हर महीने 500, उसके बाद आपकी नौकरी छूट गई या कुछ ऐसी चीजें हो गई आपके साथ,
तो आपकी पॉलिसी तो बर्बाद हो जाएगी, पूरा का पूरा पैसा तो कंपनी खा जाएगी। तो इस दौरान आप अपने पॉलिसी को दूसरे पर्सन को, सेकंड पर्सन को आप असाइन कर सकते हो, जो अफोर्ड कर पाए आपके इस हर मंथ इस पैसे को भर पाए। और जब पॉलिसी मैच्योर हो जाए और आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले रखा है जो मैच्योर होने के बाद पैसे मिलेंगे, तो उसका कुछ अमाउंट आपको मिलेगा और मैक्सिमम अमाउंट उसको मिल जाएगा। आप अपने पॉलिसी को दूसरे के नाम पे असाइन भी कर सकते हैं, यही है असाइनमेंट। ठीक है, ये चीज देख लेना। व्हेन कैन असाइनमेंट, कब असाइनमेंट आप दूसरे को असाइन कर सकते हो? अगर आप कोई पॉलिसी नहीं संभाल पा रहे हो, आपके पास पैसे खत्म हो गया, आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो आप दूसरे को असाइन कर सकते हो। हाउ इज द पॉलिसी, किस तरीके से पॉलिसी को असाइन करना पड़ता है? तो आपको एक लीगल नोटिस लिख कर देना पड़ता है अपने एजेंट को कि भैया मेरे से ये हैंडल नहीं हो रहा है, प्लीज इस पॉलिसी को इस बंदे को कर दीजिए। और वो बंदा भी बोलेगा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं, इस पॉलिसी को मैं लेने को तैयार हूं। दोनों लीगल डॉक्यूमेंट देंगे, एजेंट उसको वेरीफाई करेगा एंड देन आपकी पॉलिसी को उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, बाकी आप उस पॉलिसी होल्डर से जो भी कमीशन वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो। What are the एजेंसी, क्या फीचर मिलता है? असेसमेंट कैन बी डन बाय द मेयर एंडोर्समेंट ऑन द पॉलिसी और बाय द सेपरेट ड्यूली स्टैम्प पेपर में पूरी डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर, क्या होते हैं? द पर्सन असाइनिंग द पॉलिसी मस्ट हैव एब्सोल्यूट राइट और इंटरेस्ट वेस्टिंग इन हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी। जो बंदा आपको असाइन किया है तो उस बंदे का भी, क्योंकि उसने 5 साल तक तो पैसा जमा किया था ना, उसके बाद तो उसका हक है, आपके जो पैसा एंडोमेंट पैसा मिलेगा उस पे 5 साल का जो पैसा है उसका उसके राइट रहेगा। ठीक है, द असाइनर मस्ट बी मेजर एंड कंपनटेड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें बननी रहती है कि भैया 5 साल बाद हुआ तो 5 साल एंडोमेंट कंप्लीट होने के बाद जो पैसा मिलेगा, है ना, जो मान लो ये आप हो और आपने दूसरे को असाइन, जो पैसा इसको मिलेगा उस पैसे में कुछ परसेंट हिस्सा इसका भी रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ फायदा होते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम LIC में बी असाइन्ड ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ओके, नेक्स्ट है। ओके, तो चैप्टर यहां पे होता है खत्म। आई होप ये चैप्टर के जितने भी टर्म्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं चाहता तो यार इन सारे टर्म्स पॉलिसीज को और भी डिटेल में पढ़ाया जा सकता था, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाता है यार और बोर हो जाते, इसीलिए मैंने शॉर्ट में चीजों को समझा दिया है। आई होप आपको इतना हेल्प हो जाएगा, कम से कम आप इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे। मैं जो भी चीजें आपको समझाया हूं ना उसको आप इंग्लिश में कहानी बना के लिख पाओगे, ऑफ कोर्स आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो यूनिट 5 में मिलेंगे। कमेंट करके बताइए कि कब चाहिए आपको यूनिट 5। 2 दिन 3 दिन तो टाइम लगेगा ही, बाकी आप अगर जल्दी जल्दी कमेंट करोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द यूनिट 5 लेकर आने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।